नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने एंटी टैंक गाइडेड फील्ड फायरिंग का जबरदस्त अभ्यास किया, जिसे कि तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। और ये फायरिंग शक्ति कोर के तत्वाधान में की गई और वन मिसाइल वन टैंक के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से 260 से अधिक मिसाइलें दागी गई। बता दें कि भारतीय सेना ने ATGM युक्त अपने नए शामिल किए गए महिंद्रा लाइट बुलेट प्रूफ वाहन के साथ इस एंटी टैंक ड्रिल का आयोजन किया। 2 हफ्ते की इस ड्रिल में करीबन 260 से अधिक कॉनकोर्स ATGMs को फायर किया गया। और ATGM बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो को देखकर, जो कि दुश्मनों के टैंक और व्हीकल्स को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, DRDO ने उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से 28 और 29 फरवरी 2024 को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की सफल परीक्षण किए हैं। आपको बता दें कि इस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में कई सारे तकनीकी बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि मिनिचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, और टेस्ट के दौरान इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का जो पहला C295 एयरक्राफ्ट है वो आज वडोदरा में उतरा है। और आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर 2023 को एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में एक औपचारिक समारोह में इस विमान को भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के PM ने संयुक्त रूप से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर बने हवाई पट्टी और जेटी इंडिया का उद्घाटन किया। इंडियन एयरफोर्स और नौसेना अपनी विभिन्न एसेट्स को यहां पर तैनात कर सकती है। ये भारत से लगभग 3600 किलोमीटर दूर दक्षिण में है और नौसेना की तैनाती को ये बढ़ावा देगा। इसके अलावा भारत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाने और लॉन्च करने के लिए मॉरिशस के साथ एक समझौता करने भी जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों, जो हवाई पट्टी बनी है वो 3 किलोमीटर के आसपास की है। ये भारी लिफ्ट वाली जो C-17 और मीडियम लिफ्ट वाली IL-76 और C-130 हरकुलिस और बोइंग P-8I जो निगरानी विमान है, उन्हें यहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो बोइंग का P-8I निगरानी विमान है वो यहाँ से निगरानी के अलावा पनडुब्बी रोधी जो अभियान है वो कर सकता है। ये प्रोजेक्ट दोस्तों भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि हिंद महासागर में चाइना की नौसेना लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में 2025-2026 तक चीनी नौसेना का जो कैरियर स्ट्राइक फोर्स है वो इंडियन ओशियन रीजन की गश्त करता रहेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आर्टिमोन एरोस्पेस ने अपने वज्र नेक्स्ट जनरेशन लॉइटरिंग UAV का अनावरण किया है। हाल ही में भारत की इस डिफेंस कंपनी ने महाराष्ट्र डिफेंस एक्सपो के दौरान अपने टैक्टिकल मल्टी रोल एयरबॉर्न लॉइटरिंग UAV का अनावरण किया था। इसका नाम, जैसे कि मैंने बताया, वज्र रखा गया है। एयर सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया वज्र एक नेक्स्ट जनरेशन का लॉइटरिंग UAV है। ये एक माइक्रो टर्बोजेट इंजन के द्वारा संचालित है। साथ ही ये इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड कैमरे से भी लैस है। हालांकि इसकी विशेषताओं के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि इसमें नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये UAV जिस माइक्रो टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल करता है वो इसे अन्य जो लॉइटरिंग UAV है उनकी तुलना में एक बेहतर रेंज, स्पीड और गतिशीलता प्रदान करता है। वज्र में एक इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड कैमरा लगा है, जो कि विशेष रूप से कम रोशनी या रात में ऑपरेट करने के दौरान बेहतर सिचुएशन अवेयरनेस और लक्ष्य की पहचान करने को सक्षम बनाता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वज्र की जो एयर लॉन्च नेचर है उस पर जोर दिया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए कुल मिलाकर 1054 4x4 हल्के वाहन खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है, जिसमें कि 1000 जो लाइट व्हीकल्स हैं वो भारतीय सेना को दिए जाएंगे और 54 व्हीकल्स जो हैं वो भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे। और ये जो खरीद है वो बाय इंडियन IDDM के तहत की जाएगी, जिनमें कि कम से कम 50% स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए। भारतीय सेना में शामिल हो चुका है टाटा ALS-50, जो कि एक आत्मघाती ड्रोन है। इस आत्मघाती ड्रोन को फ्रांसीसी सेना प्रमुख को उनकी भारत यात्रा पर दिखाया गया था। LASM-18 जो कि चौथा ACTM बार्ज है, जिसे कि सूर्य देवता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है, उसे 28 फरवरी को लॉन्च किया गया। बता दें कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार किया गया ये जो बार्ज है का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाएगा, जिसमें कि इम्बार्केशन और डी इम्बार्केशन ऑफ एमुनेशन, टॉर्पीडो और मिसाइल्स के लिए। इनके जरिए भारतीय नौसेना लंबे समय तक ऑपरेशनल रह सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत को देखकर कई देश अब इसे खरीदने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कि मिडिल ईस्ट के कुछ राष्ट्र हैं और नॉर्थ अफ्रीका के कुछ रीजन्स हैं, जो कि Su-30 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब वो अपने इस फाइटर जेट के लिए भारत निर्मित जो ब्रह्मोस एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसे खरीदना चाहते हैं। खास बात यह कि इसमें से ज़्यादातर मुस्लिम देश हैं, और अगर ये देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदते हैं तो ईरान की टेंशन तो बढ़ेगी,
साथ ही साथ पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगेगा। हाल ही में सऊदी अरब डिफेंस शो के दौरान सऊदी अरब ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत के साथ बातचीत की है। दरअसल सऊदी अरब अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन करना कोई आसान काम नहीं है। ये कोई प्लग और प्ले प्रोसेस नहीं है। बाकायदा इसके लिए Su-30 एयरक्राफ्ट पर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है, जिसे HAL के द्वारा ही किया जाएगा। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो जटिलता सामने आई है फाइटर जेट्स को मॉडिफाई करने को लेकर, उसके लिए अब भारत को एक मजबूत पार्टनरशिप करनी होगी भारतीय फर्म्स और ब्रह्मोस एयर लॉन्च वेरिएंट्स को खरीदने वाले देशों के बीच में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL अब पहले 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की डिलीवरी करने को तैयार है भारतीय वायुसेना को अगले हफ्ते। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो उसमें एमरेट के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि वो C390 एयरक्राफ्ट का लोकल प्रोडक्शन महिंद्रा डिफेंस के साथ मिलकर भारत में करना चाहते हैं, जिसमें कि 60% जो एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स हैं, इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स हैं, उन्हें भारतीय कंपनी से ही खरीदा जाएगा। अडानी डिफेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारतीय सेना के 800 माउंटेड गन सिस्टम और 400 गन सिस्टम की जो जरूरतें हैं उनका जवाब देंगी, जिसमें कि वो एटमोस 155 mm बटे 52 कैलिबर के ट्रक माउंटेड हविजर और टोड वेरिएंट के बेस की बात रखी है। वही अडानी ग्रुप के ऊपर कुछ कहा यह भी जा रहा था कि ये कंपनी जो है वो जिन फॉरेन इक्विपमेंट्स को असेंबल कर रही है उनमें लोकलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में अडानी डिफेंस के जो CEO हैं उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इंडस्ट्री फंक्शन कैसे की जाती है। अडानी ग्रुप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काफी फोकस कर रहा है, साथ ही वो अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट क्षमता को बढ़ा रहा है ताकि अगले चरण के दौरान जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसे भारत में ही बनाया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। निब्बे डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने DRDO के व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि VRD के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत भारत के रक्षा बलों के लिए फील्ड ऑपरेशन में क्रांति लाने के लिए VRD के द्वारा बनाए गए इनोवेटिव एक्सपेंडेबल मोबाइल शेल्टर, जिन्हें कि EMS कहा जाता है, उन्हें तैयार करेंगे। दरअसल ये जो मोबाइल शेल्टर्स होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण क्षमताएं प्रदान करते हैं भारतीय सेना को। ये जो EMS है यानी कि एक्सपेंडेबल मोबाइल शेल्टर्स, ये एक फोल्डेबल पैनल तंत्र का इस्तेमाल करते हैं जो कि दोनों तरफ इस शेल्टर को बढ़ा देते हैं। इसका मटेरियल और जो कंस्ट्रक्शन है वो लाइट वेट एल्यूमिनियम, वो भी सैंडविच पैनल कंस्ट्रक्शन के साथ किया गया है, जो कि EMS को स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती और ट्रांसपोर्टेबिलिटी प्रदान करती है। दोस्तों, भारत में अब तैयार होने वाला है एवियोनिक्स का एक जबरदस्त सेंटर, जो कि भारत में एरोस्पेस क्षेत्र को एक स्तर और ऊपर ले जाएगा। आपको बता दें कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSIO और HAL ने एक समझौता किया है, जिसमें कि भारत के चंडीगढ़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एवियोनिक्स तैयार किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि एवियोनिक्स जो होते हैं वो विमान पर उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे कि कम्युनिकेशन, नेविगेशन उपकरण, सेंसर, कॉकपिट डिस्प्ले पैनल और फ्लाइट कंट्रोल जो सिस्टम है वो उसमें शामिल होते हैं, जो कि आधुनिक विमान में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये जो संयुक्त पहल होगी दोनों की, वो एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी की जटिलताओं से निपटने के लिए एक कारगर उपाय होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया अब अमेरिका से पहले अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने की घोषणा कर चुका है और कहा जा रहा है कि 6ठी पीढ़ी का जो ये फाइटर जेट है उस पर रशिया ने पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। 2050 तक इसे ऑपरेट किया जाएगा। इस बारे में खुद रशियन साइंस एकेडमी के एक अधिकारी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रशिया ने 6th जनरेशन फाइटर जेट कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, जिसके लिए रिसर्च चल रही है, जिसके लिए वैज्ञानिकों के साथ विचारों का आदान प्रदान भी किया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि यह काम आसान नहीं होगा। ऐसे में सैन्य विमान बनाने में काफी ज्यादा खर्चा भी आएगा, लेकिन रशिया जिस कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहा है वो मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरीके के एयरक्राफ्ट होंगे। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स भी पहले इसको लेकर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि रशिया का मिकोयन पाक DP प्रोग्राम पर लगा हुआ है, जिसका लक्ष्य मिकोयन MiG-31 को सफल बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन का इंटरसेप्टर विमान बनाना था। दरअसल 6th जनरेशन के फाइटर जेट में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई जाएंगी और ये 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से काफी आगे रहेगा। और इस 6th जनरेशन फाइटर जेट को युद्ध की जरूरतों के हिसाब से ही तैयार किया जाएगा। दुनिया में 3 देश यानी कि अमेरिका, चीन और रशिया ऐसे हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं, और तुर्की भी अब इसके प्रोटोटाइप का टेस्ट कर चुका है। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो कि सामने और समझने वाली है। भारत का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट का भी कुछ ज़्यादा उसमें प्रगति नहीं हो पा रही है, हालांकि प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो भारत को अपने F-15EX की पेशकश कर रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि लोग
5वीं जनरेशन के फाइटर जेट पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि तुर्की जैसा देश शामिल हो गया है। हम अभी भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के पीछे पड़े हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत भी इस वक्त वही है। तो बात साफ है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं दोनों वीडियो के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।